आज की समरी मुझे एक गाने की याद दिला रही है। गाना क्या है? एक फिलॉसफी है बेसिकली, जो हमारे कई लिरिसिस्ट ने, कई कवियों ने, कई शायरों ने टाइम टू टाइम अपने तरीके से एक्सप्रेस किया है। ये गाना है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। अब ये केवल एक सॉन्ग भर नहीं है, ये लाइफ की फिलॉसफी है। वैसे भी कवियों और शायरों का तो काम ही होता है ना, बड़ी बड़ी थ्योरीज को कम शब्दों में समेट करके एक्सप्रेस कर देना। मगर ये वो तरीका और वो फिलॉसफी है जो हमारे बड़ों ने जी है, और शायद इसीलिए उनकी लाइफ बहुत स्टेबल थी। उनके पास बहुत टाइम था, वो सारे रिश्ते भी निभा लिया करते थे, वो सारी चीज़ें कर लिया करते थे, वो क्रिएटिव भी हो जाया करते थे, वो अपने काम भी कर लिया करते थे, वो पूजा पाठ और इबादत करने के लिए भी समय निकाल लिया करते थे और अपनी फैमिली को भी टाइम देते थे। हम मानते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा बदल गया है और अब वैसा जीना आसान नहीं है, मगर इम्पॉसिबल भी तो नहीं है ना। आइए एक प्रैक्टिस करते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए और ज़रा सांस लेने के लिए टाइम निकालिए। आपको पता है कि आपकी लाइफ उस गोल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ है तो सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। हम मंजिल पर इतना ज़्यादा फोकस कर चुके हैं कि सफ़र को एंजॉय करना ही भूल गए हैं, और ये बात भी भूल गए हैं कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है, मंजिलें वहीं पाते हैं जो इस प्रोसेस को, सफ़र को एंजॉय करते हैं, जिनके लिए काम नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और यही हमें सीखना है। ये समरी आपको सिखाएगी कि अपनी स्पीड स्लो करने और अपने आसपास की हर चीज़ की अहमियत समझने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप अपने आसपास के माहौल को बदले बिना अपनी खुशी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप साहनी। समरी फॉर यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है स्लोइंग डाउन टू द स्पीड ऑफ लाइफ, हाउ टू क्रिएट अ मोर पीसफुल सिंपल लाइफ फ्रॉम द इनसाइड आउट, जिसे लिखा है रिचर्ड कार्लसन ने। क्या आप बिना किसी पर्पस के जीने से थक गए हैं? क्या आप लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम निकालना चाहते हैं? और क्या आप स्ट्रेस से दूर जाकर खुशी पाना चाहते हैं? आई एम श्योर कि इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में ही होने वाला है। तो फिर ये समरी उन सभी सवाल का जवाब भी देगी जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। आजकल जिंदगी एक रेस की तरह हो गई है। लोग अपने गोल्स को पाने के लिए हड़बड़ी और जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। लोग सिर्फ इस बात की परवाह करते हैं कि आगे क्या होगा, और इसका नतीजा ये हुआ है कि वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। ये समरी आपको बताएगी कि आप जिन जवाबों को ढूंढ रहे हैं वो पास्ट या फिर फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जब आप इसकी कीमत समझने लगते हैं तो हर चीज़ को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। लाइफ की स्पीड को धीमा करने से आपको अपने कैरियर, रिश्तों, हेल्थ और सभी तरह से इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं इस इंसाइटफुल जर्नी की इस पहले चैप्टर से, स्लोइंग डाउन टू द मोमेंट। दुनिया में आने वाले मोमेंट को छोड़ दें तो हर कोई नाखुश पैदा होता है। एक बच्चे का स्वभाव होता है हंसना और मौज करना, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा सामना ऐसे एक्सपीरियंस से होता है जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, और इससे हमारा नज़रिया बदलने लगता है। हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस की वजह से हमारे लिए अपने आनंद या खुश रहने के नेचुरल स्टेट में लौटना मुश्किल हो जाता है। हमारी खुशी सच में हमें कभी नहीं छोड़ती है। दूसरे क्या सोचते हैं इसका उल्टा यह हमेशा हमारे अंदर ही पाई जाती है। ये समरी आपको उस आनंद से दोबारा जुड़ने में मदद करेगी। दूसरों से खुशी मिलने की उम्मीद करने के बजाय आपको इसे खुद डेवलप करना सीखना होगा। अपनी खुशी को फिर से जगाना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने थॉट्स और इमोशंस के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। अपनी खुशी को फिर से जगाते समय आपको जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो है अपने निगेटिव इमोशंस को हराना।
आपकी जीत तो पहले से हुई पड़ी है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही पॉजिटिविटी है। जब आप बुरा महसूस करना बंद कर देंगे तो आपको अपने मेन गोल को पाने का एक रास्ता साफ मिल जाएगा। स्लोइंग डाउन टू द मोमेंट का आसान सा मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। प्रेजेंट में जीने से आपको अपने नेगेटिव थॉट से आज़ाद होने में मदद मिलेगी। ये आपको अतीत यानी कि पास्ट या भविष्य में जीने की जगह प्रेजेंट में जीना सिखाता है। कुछ लोग इस बात की चिंता करते हैं कि क्या हो चुका है या आगे क्या होगा। वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो गुस्से, चिंता और दुख से भर जाते हैं। अपनी स्पीड स्लो करने से आपको कई फायदे मिलते हैं, जिनमें ज़्यादातर फिजिकल और मेंटल फायदे शामिल हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तब आप रिजल्ट में फील होने वाले अपने स्ट्रेस और चिंता को कम कर देते हैं। आप ज़्यादा शांति एक्सपीरियंस करते हैं और अपने आसपास के माहौल के बारे में ज़्यादा अवेयर यानी कि जागरूक हो जाते हैं। अपने थॉट्स को समझना कि वो आपके इमोशंस को कैसे प्रभावित करते हैं, ये खुशी को अनलॉक करने की चाबी है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि आपको दोनों को जोड़ना होगा और ये समझना होगा कि वो एक दूसरे को कैसे पूरा करते हैं। आपकी सोच ही आपके सभी एक्सपीरियंस को बनाने के लिए जिम्मेदार है। आप जो भी सोचते हैं वो सच्चाई को दिखाता है जो आपके पास भविष्य में होगा। मान लीजिए कि आप कैश काउंटर की लाइन में लगे हैं और इस बारे में सोच सोच करके नेगेटिव हो रहे हैं कि कैशियर तक पहुंचने की लाइन कितनी धीरे चल रही है। आप जब अपने थॉट्स को नेगेटिविटी पर फोकस करने की परमिशन देते हैं तब आपको भी बुरा महसूस होने लगता है। ओह, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। ऐसे विचार से आपके अंदर चीढ़ और गुस्से की भावना पैदा होगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव माइंडसेट अपनाने के लिए ट्रेन करते हैं तो आप अपने अंदर खुशी पैदा कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस भी आपके एक्सपीरियंस को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसके बिना आप कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। हॉट और कॉन्शियसनेस वो दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी फीलिंग को पैदा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने थॉट्स के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो आप उनके इफेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसे इस तरह से सोचें, जब आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते हैं तो आपको गुस्सा आने लगता है। उन थॉट्स पर ध्यान देने से पहले आपको ठीक लग रहा था और आप रिलैक्स महसूस कर रहे थे। आपकी कॉन्शियसनेस जीवन में आपके एक्सपीरियंस को डिसाइड नहीं करती है, ये बस उस पर रोशनी डालती है जिसे आप पहले से महसूस कर रहे हैं। अगर आप किसी इमोशन के प्रति अवेयर नहीं होना चाहते हैं तो आप उसके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं। आप जब कॉन्शियसनेस के पावर को समझ जाते हैं तब आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है। आप अपने कॉन्शियसनेस को नेगेटिव इमोशन से लड़ने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये बदलने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको सिर्फ लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इमेजिन कीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इससे टाइम की बर्बादी होती है, और जब आप उन थॉट्स के बारे में अवेयर होते हैं तो आप उस टाइम स्ट्रेस और निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, जैसे कि कैसे हम उस समय ब्रेक लेकर रेस्ट कर सकते हैं, तो आप अच्छा और खुश महसूस करेंगे। हमारे थॉट्स दो तरह से क्रिएट होते हैं। इंसान का सोचने का तरीका एनालिटिकल भी हो सकता है या फिर फ्री फ्लोइंग वाला भी हो सकता है। एनालिटिकल थॉट प्रोसेस थॉट्स को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि एक कंप्यूटर करता है। इसमें आप नए आइडिया को पहले से मौजूद आइडिया के साथ कंपेयर करते हैं और उससे सीखी हुई इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। एनालिटिकल थॉट प्रोसेस नए स्किल या आदत को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। ये लोगों को रियल लाइफ सिचुएशन में सीखी गई बातों को याद रखने और उन्हें अप्लाई करने में मदद करते हैं। हालांकि ये तब ज़्यादा फायदेमंद होता है जब आप उन सिचुएशन से गुजरते हैं जिनसे आप पहले गुजर चुके होते हैं। लेकिन इस तरह की थिंकिंग उस सिचुएशन में किसी काम की नहीं होगी जिसे आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सेकेंड थॉट प्रोसेस है फ्री फ्लोइंग।
इस माइंडसेट में आप थॉट्स को एक नदी की तरह देखते हुए हर प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें आप पहले से मौजूद थॉट्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहने के बजाय अपने क्रिएटिव इंटेलिजेंस को भी यूज करते हैं। यानी आप किसी सिचुएशन को दोबारा एक्सपीरियंस कर रहे हो या पहली बार, ये दोनों में काम आएगा। इनमें से किसी एक को परफेक्ट तरीका तो नहीं कहा जा सकता है। अलग अलग सिचुएशन को फेस करने पर दोनों के अपने अपने फायदे हैं। एनालिटिकल थॉट प्रोसेस के बेसिस पर थॉट क्रिएट करने से हमें अपनी गलतियों से सीखने को मिलता है, जबकि फ्री फ्लोइंग मेथड हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। इन थॉट प्रोसेस के बीच स्विच करने से हमें अपने इमोशंस को ज़्यादा सावधानी से कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो जरा पॉज लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि थॉट से ही इमोशन जनरेट होते हैं और इन दोनों को ही कंट्रोल करने से आप अपनी फीलिंग, अपने एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नेविगेटिंग योर थिंकिंग। तो आपने सोचने के 2 तरीकों के बारे में जाना। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप दोनों को यूज कैसे कर सकते हैं। इन 2 थॉट प्रोसेस के बारे में जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उनके बीच स्विच करने का तरीका भी सीखना होगा। अपने थॉट्स को नेविगेट करना आसान काम नहीं है। इंसान रोज लगभग 80,000 यानी कि 80,000 थॉट्स क्रिएट करता है, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करें। हम उन्हें यह देखकर नेविगेट करते हैं कि सोचने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करता है। लोग उस माइंडसेट को फॉलो करते हैं जिसने पास्ट में उनकी मदद की थी। हालांकि जब यह प्रोसेस उनकी मदद नहीं कर पाती है, तब वो खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके की ज़रूरत होती है। जब आपको पता होता है कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, तो आप किसी भी सिचुएशन को आसानी से पार कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एनालिटिकल और फ्री फ्लोइंग 2 तरह के थॉट प्रोसेस हैं। एनालिटिकल थॉट प्रोसेस को यूज करते समय आपको ये पक्का करना होगा कि उस सिचुएशन में प्रैक्टिकल और टेक्निकल ओपिनियन की ज़रूरत है, जबकि क्रिएटिव अप्रोच की ज़रूरत हो तो आपको फ्री फ्लोइंग थॉट प्रोसेस पर स्विच करना चाहिए। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि किस थॉट प्रोसेस को कब अप्लाई करना है, तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बुक के ऑथर रिचर्ड कार्लसन को अपने कैरियर में पहली बार एक पब्लिक लेक्चर में बोलने के लिए इनवाइट किया गया था। इवेंट से पहले होटल के स्टाफ ने रिचर्ड से पूछा कि लेक्चर अटेंड करने वाले लोगों के लिए उन्हें कितनी कुर्सियां लगानी चाहिए। एनालिटिकल थॉट प्रोसेस को यूज करते हुए रिचर्ड ने अनुमान लगाया कि लेक्चर अटेंड करने वाले लगभग 200 लोग आएंगे। लेक्चर देते समय रिचर्ड ने अपने फ्री फ्लोइंग थॉट प्रोसेस को यूज किया। उन्होंने थॉट्स को बस आने दिया और ऑडियंस के लिए उस समय उन्हें जो एग्जाम्पल सूझा उसे प्रेजेंट किया। फ्री फ्लोइंग थॉट प्रोसेस ने रिचर्ड को अपने स्पीच के दौरान ज़्यादा क्रिएटिव होने में मदद की। एक रोबोट की तरह बोलने की जगह रिचर्ड ने आसानी से और स्मार्ट तरीके से स्पीच दी। एनालिटिकल थॉट प्रोसेस को यूज करने के बाद वापस फ्री फ्लोइंग पर स्विच करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, आपको फ्री फ्लोइंग तरीके से अपना डिफ़ॉल्ट माइंडसेट बना लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एनालिटिकल थॉट प्रोसेस कुछ लोगों के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि हम जो कुछ भी देखते हैं उसे हद से ज़्यादा एनालाइज करने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अगर रिचर्ड फ्री फ्लोइंग थॉट प्रोसेस पर वापस जाने में फेल हो जाते हैं, तो शायद उन्हें अपने बारे में डाउटफुल थॉट्स आने लगते हैं। वो खुद से ऐसे सवाल पूछते हैं कि अगर कोई उनकी स्पीच सुनने नहीं आया तो क्या होगा, या अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। तो ऐसे पलों के दौरान आपको अपने थॉट्स को पहचान कर फ्री फ्लोइंग स्टेट पर स्विच करना होगा। ज़्यादा फ्लेक्सिबल माइंडसेट अपनाने से आप हर डिटेल को एनालाइज करना बंद कर देते हैं और ये भरोसा करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। दोनों मोड के बीच कब स्विच करना है, ये समझने के लिए थॉट्स की पहचान करना इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन के बहुत पास पहुंच जाते हैं, तो एक वार्निंग साइन होता है।
पहले दिए गए एग्जाम्पल में रिचर्ड ये पहचान पाए थे कि उन्हें कब फ्री फ्लोइंग वाली सोच को अपनाना है, क्योंकि वो अपने थॉट्स को पहचान पा रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे। जब रिचर्ड ने देखा कि उनके थॉट्स कितने नेगेटिव हो गए हैं, तब वो सिचुएशन के प्रति अवेयर हो गए और उसका सलूशन ढूंढा। अपनी फीलिंग वो नेचुरल कंपास है जिसकी बात आपको सुननी चाहिए। जब आप कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं, तब अपने इमोशन को समझने के लिए टाइम निकालें। अपनी फीलिंग्स बताती है कि आप अपने थॉट्स को सही तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर आप जीवन के बारे में पहले से ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, तो आप कुछ न कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जिसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। अपने थॉट्स के बारे में एक बात और जान लीजिए कि वे हमेशा सही नहीं होते। हम सभी गलती करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली हमें पता ही नहीं होता कि हम गलत हैं। इसलिए हम अपनी नेगेटिव सोच को बनाए रखते हैं और अपने थॉट्स को अपना पूरा दिन बर्बाद करने देते हैं। आप अपने थॉट से दूरी बनाकर ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। आपको रोज हजारों थॉट्स आते हैं, तो क्या किसी एक थॉट की वजह से अपना पूरा दिन बर्बाद कर देना समझदारी है? ज़्यादातर लोग पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बातों पर ध्यान देते हैं। इस आदत की वजह से अपनी नेगेटिव फीलिंग से आज़ाद होना और पॉजिटिव फीलिंग पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। अपने और अपने थॉट्स के बीच दूरी बनाकर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नेगेटिव कमेंट्स सुने हैं और फिर भी उन्हें अनसुना कर दिया है, तो आपका पूरा दिन शांति से और बिना किसी प्रॉब्लम्स के निकल सकता है, और यही हम सब चाहते हैं। इसलिए हमें इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, स्ट्रेस एंड योर इनेट मेंटल हेल्थ। लाइफ में एक के बाद एक इवेंट होते रहते हैं। जैसे ही हम एक काम खत्म करते हैं, हम तुरंत दूसरा काम शुरू कर देते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में लोग बहुत बिजी हो गए हैं। आपको या तो दूसरों से कदम मिलाकर तेजी से आगे बढ़ना होगा, और नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। ये फास्ट मेंटेलिटी कई सदियों से चली आ रही है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब इस दुनिया का एक कोना दूसरे कोने से कनेक्ट होने लगा था। अब लोगों के पास लंबे टाइम के लिए आराम करने और लंबी छुट्टियां लेने का समय नहीं है। वो लगातार अपने गोल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं, और उसे हासिल करते ही तुरंत दूसरे गोल की तरफ बढ़ जाते हैं। इस प्रैक्टिस का रिजल्ट ये हुआ कि कई वर्कर अब बेहद परेशान रहने लगे हैं। अपने काम को हर चीज से पहले रखने की सोच अब लोगों में गुस्सा भरने लगी है। ये प्रैक्टिस हेल्थ और बिजनेस दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। जब लोग बहुत स्ट्रेस में होंगे, तो भला अच्छे से काम कैसे कर पाएंगे? इसका नतीजा ये होता है कि बिजनेस ही ठप पड़ने लगता है। आज सिर्फ एम्प्लॉय ही स्ट्रेस में नहीं है, बल्कि पेरेंट्स, टीनेजर्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस से पीड़ित हैं। लोग आजकल जो हार्मफुल प्रैक्टिस अपना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है जितना ज़्यादा वे स्ट्रेस को अनदेखा करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा। और सिर्फ बाहरी फैक्टर ही स्ट्रेस की वजह नहीं होते हैं। ज़्यादातर मामलों में हम ही इसे अंदर से बनाते हैं। हमारे सोचने का तरीका हमारे एक्सपीरियंस किए जाने वाले इमोशन को इफेक्ट करता है। जब हम चिंता और स्ट्रेस वाले थॉट्स पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम इसके लेवल को और भी बढ़ा देते हैं। अंदर से स्ट्रेस कम करने का एक तरीका है, हमें हमारा माइंडसेट बदलना होगा। हमारे सोचने के तरीके को बदलकर हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके साथ यानी कि 7 स्टेप्स हैं। हर एक प्रैक्टिस को सीखने से हम शांति भरा जीवन जीने के एक कदम और करीब जा सकते हैं। पहला स्टेप ये जानना है कि प्रॉब्लम के रहते हुए भी हम शांति एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की सोच ये है कि शांति के लिए खुशी की ज़रूरत होती है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आपको शांति नहीं मिल सकती। हालांकि मुश्किल टाइम में भी शांति मौजूद रहती है। सिर्फ एक चीज़ जो आपको इसे पाने से रोक रही है, वो आप खुद हैं। दूसरा स्टेप है इस फर्क को समझना कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या चाहिए। अब जो कुछ भी चाहते हैं वो आपको शांति भरा जीवन नहीं देगा। कुछ चीज़ें आपको सिर्फ दुखी महसूस कराएगी। जब आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं,
और जो है उसे इम्पोर्टेंस देते हैं तो आपको कम स्ट्रेस और ज़्यादा आराम महसूस होगा। अच्छा महसूस करने के लिए आपको महंगी कार, अवार्ड या किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन चीज़ों के पीछे भागना बंद करें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस को कम करने का तीसरा स्टेप है प्रॉब्लम को प्रेजेंट में ही सॉल्व करें। जब लोग खुद को चैलेंजिंग सिचुएशन में पाते हैं तो वो प्रॉब्लम को पास्ट या फिर फ्यूचर के नज़रिए से हल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हर बात का जवाब उनके सामने ही होता है। आप जितना ज़्यादा गलत जगह पर ढूंढेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे। प्रॉब्लम का हल प्रेजेंट मोमेंट में ही ढूंढें और आप देखेंगे कि चीज़ें जितनी आसान लगती नहीं है उससे में कहीं ज़्यादा आसान है। स्ट्रेस को कम करने का चौथा स्टेप ये समझना है कि आप खुद स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं, यानी ये सेल्फ मेड है। लोग अचानक से ही स्ट्रेस में नहीं आते। हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वही तय करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं या कैसा बिहेव करते हैं। जब हम अपने स्ट्रेसफुल थॉट्स को चुनते हैं तब हम फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। रिचर्ड ने एक बार एक स्पीकर से बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को सुना था। वो शख्स एक जाने माने लेक्चरर थे और पूरे साल बिजी रहते थे। एक बार उनके स्पीच के दौरान ऑडियंस में से किसी ने उनसे पूछा कि क्या कभी इतने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें स्ट्रेस हुआ है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ वही देखता हूँ जो मेरे सामने होता है। मुझे जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है उनके बारे में सोचने के बजाय मैं प्रेजेंट मोमेंट में ही रहता हूँ। मैं घबराहट से बचने के लिए एक बार में एक ही स्टेप उठाता हूँ। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करते हैं तब भी हम कई बार ऐसा करने में फेल हो जाते हैं। पांचवा स्टेप है आप जो सोचते हैं उस पर कंट्रोल करना सीखना। आपके मन में जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे तुरंत रोक दें। स्ट्रेस तब होता है जब आप अपने थॉट्स को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। एक सिंपल सा आइडिया भी हानिकारक बिलीफ में बदल सकता है, लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक करना सीख जाते हैं तब आप उनके साथ आने वाले स्ट्रेस से खुद को बचा लेते हैं। छठा स्टेप है आपको हद से ज़्यादा सोचना बंद करना होगा। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस हमारे थॉट्स के कारण क्रिएट होता है। जब हम अपने हर डाउट के बारे में सोचने लगते हैं तो हम खुद को और ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं। हर चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी वे है और किसी भी चीज़ का गहरा मीनिंग ढूंढना बंद कर देना चाहिए। यानी कि यहाँ इशारा ओवर थिंकिंग की तरफ है। किसी कॉन्सेप्ट को डीपली समझना अलग बात है, लेकिन किसी कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय किसी बात पर बार बार सोचते रहना यह है ओवर थिंकिंग और उसका गहरा मीनिंग ढूंढना। तो एक बार जब आप इस अनहेल्दी आदत से छुटकारा पा लेते हैं तो आप पहले से कहीं ज़्यादा शांति महसूस करते हैं। आखिरी स्टेप है अपने स्ट्रेस टॉलरेंस के लेवल को कम करना। हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस के कांटेक्ट में आते हैं हमारा टॉलरेंस लेवल यानी उसे सहन करने की एबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि हम पहले इस स्ट्रेसफुल थॉट्स को देखने में फेल हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने स्ट्रेस टॉलरेंस के लेवल को कम कर देते हैं तो हम जल्दी से पहचान सकते हैं कि कौन